तो चूँकि आपके पास इंडियन कल्चर का काफ़ी सर गहन नॉलेज है, तो सर हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि सर हमारा अगर मॉडर्न वर्ल्ड जो है, अगर हमारे एंशिएंट कल्चर या फिर मेडिवल या फिर मॉडर्न कल्चर से कुछ सीखना चाहे, तो सर क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीख सकता है? हमें अपनी संस्कृति में गौरव का आभास होना चाहिए। कभी भी हम अपनी संस्कृति को, किसी भी प्रकार की संस्कृति को हिंसा के भाव से ना देखें। जी, जिस संस्कृति के तत्व को आपको लगता है कि अनुचित हैं, आप उसे त्यागना चाहें त्यागें, पर इस बात का हमेशा आभास रहे कि ये संस्कृति हमारी विरासत है। सर आप एक आईआरएस ऑफिसर हैं और सर वर्तमान में आप सर जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट एंड फैमिली वेलफेयर के। जी। तो सर जनरली ये जो पोस्ट होती है एक आईएएस ऑफिसर सर पाता है। तो सर आप ये पोस्ट किस तरीके से, सर इसकी क्या मतलब कहानी है? अब देखिए, ये मान्यता है कि ये आईएएस ऑफिसर्स के लिए होता है, पर ऐसा है नहीं। जी, पर जैसे आम आदमी लोग रेड कहते हैं, वहाँ पर आपको शायद लगता हो कि बड़ा सरल कार्य है, पर कितनी चुनौतियाँ रहती हैं, कितना टेंशन रहता है, और वहाँ भी कोई समय सीमा नहीं तय होती है कि कितने समय तक आपको जग कर काम करना है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चुनौतियाँ रहती जी हैं। सर। तो 3 महीने तो मुझे एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर लिखने में लग गए, जबकि इस किताब के 24 अध्याय मैंने निर्धारित किए, जी सर। और उसको पूरा करते करते मुझे 4.5 वर्ष से ऊपर लग गए, जिसमें करीब 1000 पन्नों की ये 3 वॉल्यूम्स में किताब है और 1700 के करीब इसमें चित्र हैं। जी, अभी आप सर जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर एक जॉइंट सेक्रेटरी जो होता है काफ़ी बड़ा पद होता है। तो सर आपकी दिनचर्या किस तरीके से होती है? तो जब से डिजिटल कैमरा आया, जी। मैं जहाँ जाता था तो मैं वहाँ पर चित्र लेता था। जी, पहले तो उसके सब्जेक्ट परिवार होता था, लेकिन कुछ समय के बाद जो बच्चे वो भी बोर हो गए, पिता पापा आप इतने सारे फोटो हमारे लेते, हम नहीं आपके सामने कैमरे के सामने खड़े होंगे। जी, फिर क्या था भाई, फिर तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, नेचर है, प्रकृति है, पैनोरामा है, उनका फोटो खींचते थे। जी, बच्चों को नोट्स लिखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जी, वो लिख के अपना अवश्य अनुशासन रखें लिखने का। साथ साथ ये भी रखें कि जब एक बार वो अपना नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स को छोटे छोटे संकलन के माध्यम में भी बनाएं, ताकि जब वो रिवीजन कर रहे हैं परीक्षा के पहले, भले वो संस्कृति का विषय हो या कोई और भी विषय हो, जी। तो वो उसे रिवाइज सहूलियत के साथ कर सके। जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साथ साथ मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। एक ऐसे गेस्ट जिनका कि 30 साल से भी अधिक समय का एक्सपीरियंस रहा है बतौर अधिकारी भारत सरकार में कार्य करने का, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के अंदर एक उच्च पद पर कार्यरत हैं, जो कि काफ़ी नॉलेजेबल हैं। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जिनका व्यक्तित्व काफ़ी शालीन है। तो हम बात कर रहे हैं श्री मधुकर कुमार भगत सर का, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ के एंड फैमिली वेलफेयर के। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम सर के साथ बातचीत करें और सर की जो जर्नी रही है, सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, सर की जो स्ट्रेटजी रही है, उसको जानें और उससे बहुत कुछ सीखें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम सबको अवगत करा दें। अमन, मैं तो मूलतः एक इंजीनियर हूँ। जी सर। 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं रेलवेज के SCRA स्कीम के तहत सफल हुआ, जिसमें कि यूपीएससी के द्वारा कोई 10-15 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था। जी सर। और जमालपुर में जहाँ पर यह संस्थान है, हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हम रेलवेज में एक असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करते थे। जी सर। उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और मेरा चयन जो है भारतीय राजस्व सेवा के लिए हुआ। जी। तो फिर 95-96 में मैंने 1995 बैच के माध्यम से 1996 में भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन किया। जी। वहाँ भी यात्रा बड़ी अच्छी रही और वहाँ मुझे फाइनेंस मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। जी। आगे मैं अलग अलग स्थानों में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा। जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात आपने कही, तो हाँ, ये बताना चाहूँगा कि जी। इंजीनियरिंग के अलावा फिर मैंने सर्विस काल के दौरान में लॉ की परीक्षा भी पास की। साथ में फिर मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी किया। जी। मुझे लगा कि इसकी उपयोगिता हमारे सर्विस में है, या जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें इसकी उपयोगिता है। जी। तो उस कारण से मैंने इन 2 डिग्रियों को। जी सर। सर अभी आपको लगभग 30 साल के आसपास हो गए हैं सर सर्विस के दौरान। तो सर आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा है। जी। कोई रेलवे की मैं
अवधि को जोड़ लूँ तो 33 साल का जी एक अनुभव हो जाता है। मैंने रेलवेज में काम किया है, उसके बाद फिर इनकम टैक्स विभाग में मैं कार्यरत रहा हूँ मूलतः। उसके अलावा हम डेपुटेशन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मैं गया था, और हम डेपुटेशन पर जा सकते हैं, मैं बताना चाह रहा था। तो अभी डेपुटेशन पर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हूँ। जी सर। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अनुभव प्राप्त होता है। कहीं पर हमें एक इंजीनियर के रूप में मैंने भूमिका अदा की, कहीं पर एक टैक्स पॉलिसी प्लानर के रूप में, कहीं तो वो सर्चेज एंड सीजर्स जिसके साथ जैसे आप रेड समझते हैं वो कार्य करने का दायित्व दिया गया। जी तो सर। आज जो दायित्व है बिल्कुल अलग है। जी सर। सर आपको अपने सर्विस के दौरान सर कभी आपको सर कोई चैलेंज फेस करना हुआ हो सर, या फिर सर आपके लिए मोस्ट जो चैलेंजिंग फेज रहा हो आपके सर्विस के दौरान, सर अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज। देखिए, चुनौतियां तो रहती हैं, जी इसमें तो कोई बात नहीं है, और हर जगह की हर सर्विस की अलग अलग चुनौतियां रहती हैं। अब जी मैं सर। रेलवे की बात करूं तो मैं एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का इंचार्ज था, तो रात को 3 बजे भी अगर फोन की घंटी बजती थी तो ये जी समझ में आता था कि भाई अब कहीं दुर्घटना घटी है, और तुरंत तैयार होकर निकल जाना होता था। जी और वो 12 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, 36 घंटे लगेंगे, 48 घंटे, ये नहीं कहा जा सकता है। तो जी वो सर। एक अलग प्रकार की चुनौती थी। आप धूप में खड़े हैं, और आज भी वैसे जो लोग कार्यरत हैं उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। जी ठीक उसी प्रकार जब मैं इनकम टैक्स में आया तो यहाँ पर की चुनौतियां अलग थी। जी सर। सब नियमों से बंधे हैं, समय सीमाबद्ध है, और समय सीमाबद्ध की तरह से काम करना आसान नहीं होता है। जी और उसके अलावा अब जैसे आम आदमी लोग रेड कहते हैं, वहाँ पर आपको शायद लगता हो कि बड़ा सरल कार्य है, पर कितनी चुनौतियां रहती हैं, कितना टेंशन रहता है। और वहाँ भी कोई समय सीमा नहीं तय होती है कि कितने समय तक आपको जग कर काम करना है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चुनौतियां रहती जी हैं। सर। आज के डेट में, आज के समय में मैं बात करूं तो चुनौती अलग है कि हेल्थ सेक्टर में मैं जो कार्य कर रहा हूं वहाँ चुनौती अलग है। जी सर। तो चुनौतियों को तो एक एक्सेप्ट करना होता है, और जी उसके अनुरूप ही हमें कार्य करना होता जी सर। सर आप एक आईआरएस ऑफिसर हैं और सर वर्तमान में आप सर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट एंड होम फैमिली वेलफेयर के। है जी। तो सर जनरली ये जो पोस्ट होती है एक आईएएस ऑफिसर सर पाता है, तो सर आप ये पोस्ट किस तरीके से, सर इसकी क्या मतलब कहानी है? अब देखिए, ये मान्यता है कि ये आईएएस ऑफिसर्स के लिए होता है, पर ऐसा है नहीं। जी डीओपीटी डेपुटेशन के लिए लोगों को आमंत्रित करती है, जी और उसके पहले एक पैनल बनता है। जो लोग उस पैनल में सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनके परफॉर्मेंस सर्विस के अच्छी होती है और सेलेक्ट किए जाते हैं, जी वो लोग वो पैनल में आते हैं, और फिर अब वो कहते हैं कि हाँ जी, मैं डीओपीटी के पैनल में डेपुटेशन पर आना चाहता हूं। जी वो अप्लाई करते हैं, और डीओपीटी फिर उनकी उपयोगिता देख के उनको अलग अलग पोस्ट के लिए सेलेक्ट करते जी सर। सर आपने 2 बार सर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, हैं। बिल्कुल। तो सर आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होती थी, कैसे आप प्रिपेयर करते थे उस टाइम पे? अब देखिए, वो समय बिल्कुल अलग था, जी क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं था, और पढ़ाई जो होती थी वो किताबों से होती जी सर। थी। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 25 साल में मैंने हजारों यूपीएससी के बच्चों को गाइड किया है, जी और मेरी कई किताबें हैं इस भारतीय सर हम चाहेंगे कि आप एक बार किताब हाँ। दिखा दें अपनी। तो ये भारतीय संस्कृति पे 3 सेट हैं किताबों की, जिसके बारे में हम आगे भी थोड़ी चर्चा करें। जी और ये आधुनिक भारतीय संस्कृति पे किताब है। जी सर। तो इन किताबों को लिखने के पहले यूपीएससी सेगमेंट के लिए यहाँ और सीयूटी के लिए भी मैंने अलग अलग किताबें लिखी हैं। जी सर। और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि परीक्षा का प्रारूप कितना बदल गया और परीक्षा की तैयारी कितनी अलग हो गई है। हमारे एक समय में परीक्षा जो है किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार से की जाती थी, जी परंतु आज तो जानकारी का दायरा बढ़ गया है, जी सर। और कई तरह के कोचिंग संस्थान आ गए हैं। उस समय भी कोचिंग संस्थानें होती थी, पर उतना उनका बोलबाला नहीं होता था। और कई बच्चे हमारी तरह जो अलग अलग, मैं तो रेलवेज में कार्य करता था, तो अलग अलग जगह क्या ट्रेनिंग होती थी, और हमें अलग अलग जगहों पर जाना होता था, तो हम कोचिंग का लाभ नहीं उठा पाते। जी सर। तो हमारी तैयारी तो मूलतः किताबों पर केंद्रित होती थी और स्व शिक्षा पर, अपने ऊपर पर निर्भर होती थी। जी सर। लेकिन आज तो कोचिंग संस्थानों के अलावा, किताबों के अलावा, हम ये भी देखते हैं कि कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं,
जी और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया है, कंटेंट है। हमारे समय में अगर मैं कहूँ कि अखबार मैं जेब में थैले में लेके चलता था, तो आज तो बच्चों को अखबार जो है ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा हो जाती है, किताबें भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जी तो रूपरेखा और चैलेंजेस बदल रहे हैं। जी सर। चुनौतियां उस समय भी थी, चुनौतियां अभी भी हैं। और यूपीएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना, पहली परीक्षा मैंने क्वालिफाई की तो उसमें 1 लाख बच्चों ने लगभग परीक्षा दी थी, जिसमें हम 15 सेलेक्ट हुए थे। यूपीएससी की परीक्षा थी, उसका इंटरव्यू था और मेडिकल था। और जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी तो प्रारूप कुछ इसी प्रकार से था, प्रीलिम था, मेन था और इंटरव्यू था और फिर मेडिकल था। लेकिन ये है कि आज के बच्चों को जो समाज में घटित हो रहा है जी उससे जुड़ के ही तैयारी करनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर अवश्य नजर रखे अपनी किसी भी परीक्षा में, जी सर। है ना। जी तो ये कुछ बातें संक्षेप में जी आपके सामने मन में रख सकता सर, हूँ। जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया कि आपको सर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो सर जी। आप थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर करें और साथ में हमें ये भी बताएं कि वो क्यों मिला आपको। देखिए, प्रोबेशन के दौरान में हर सर्विस में एक प्रोबेशनर को एक बेस्ट प्रोबेशनर की उपाधि दी जाती है। और वो इस बात को देखते हुए दिया जाता है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसी है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता कैसी है और अन्य उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो वैसे तो ये पुरानी बात हो गई है जी और ये अब बस 97-98 की बात हो गई है। जी तो हाँ, मुझे अपने बैच में फाइनेंस मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल मिला। उस समय वो एक प्रेस्टीज की बात होती थी, जी सर। पर जीवन तो सिर्फ एक मुकाम पर खड़ा होता बिल्कुल नहीं सर। है। तो मेरे लिए वो पुरानी बात है, एक सुखद अनुभव अवश्य है। जी सर। सर अभी आप सर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होता है काफी बड़ा पद होता है, तो सर आपकी दिनचर्या किस किस तरीके से होती है। देखिए, सरकार के किसी भी पद पर काफी अधिक जिम्मेदारियां होती हैं जी सर। और संयुक्त सचिव का पद जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। और जिम्मेदारियां कई होती हैं, नीति निर्धारण होता है, नीतियों का निष्पादन होता है और जो सरकार ने कार्य दिया हुआ है उसका किस प्रकार कुशलता पूर्वक हम संचालन कर सकते हैं, ये सारी बातें रहती हैं। संसद के सवालों का जवाब देना, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, कैबिनेट होता है और कई प्रकार की अन्य जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अलावा लोगों से संपर्क में रहना, जी उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका क्या किस प्रकार से निवारण हो सकता है, इंडस्ट्री से टच में रहना। जी तो ये कार्य का दायरा बड़ा ही विस्तृत होता है और जाहिर सी बात है कि अगर दायरा विस्तृत है तो हम पर जिम्मेदारियां रहती हैं जी सर। और उन जिम्मेदारियों के अनुरूप हमें एक बिजी शेड्यूल रहता है और वो होना भी चाहिए। और हमें लोगों की सेवा का यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो सरकारी सेवा में जो लोग आते हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वो अपना, जैसे कहते हैं, बेस्ट करें जी ताकि हम अपने देश को, लोगों को आगे बढ़ा सकें। जी सर। सर जैसा कि आज के समय में सर टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रही है, सर आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आपके पास इंडियन कल्चर काफ़ी नॉलेज है सर, आपने इतनी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं, तो सर जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस हैं सर, वो कितने रिलेवेंट हैं आज के टाइम में। देखिए, भारतीय संस्कृति, इस जी। बात को समझने का हमें पहले प्रयास करना चाहिए, या हम यूं समझें कि कोई भी संस्कृति किसी सभ्यता का अंतिम चरण होता है। जी सर। मानव इतिहास को अगर हम देखें तो मानवता विकसित होती गई और छोटे छोटे समूह बड़े समूह में बदलते गए और बड़े समूह इन्हें एक सभ्यता का रूप लिया जी सर। और सभ्यता का चरमोत्कर्ष होता है संस्कृति। जी। लेकिन हमारी संस्कृति अनूठी इस बात से है कि कम से कम 5000 सालों से वो जीवंत है और जी। बनी हुई है। जी सर। तो हमारी संस्कृति की ये विशेषता है। जी कई संस्कृतियां उभरी, जी मिस्र की संस्कृति ले ले, ग्रीस की संस्कृति ले ले, रोमन सब संस्कृति ले ले, वो आज में अपना छाप तो बना पाई पर वो जीवंत रह के सतत रूप से चलती नहीं रही। लेकिन भारतीय संस्कृति सतत बनी रही। जी। तो पहली विशेषता तो ये है और इसलिए भी हमारे लिए ये प्रासंगिक विषय है। दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति चलायमान है, जी। वो बदलती रहती है, वो डायनेमिक है। ये वो जड़ नहीं है कि भाई वो प्राचीन स्थिति में
स्थित है और सिर्फ प्राचीन काल की संस्कृति जो है वही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति बदलती रही, जैसे मैंने आपको दिखलाया जी प्राचीन काल की संस्कृति या मध्य काल में क्या हुआ या आधुनिक संस्कृति क्या है। जी सर। अब प्रासंगिकता क्यों है जी और भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता क्यों है? जी सर। तो अगर हम आज के विश्व के लिए जिसे हम चुनौतियां कहते हैं वो देखते हैं, जी तो हम ये देखते हैं कि भाई वैश्वीकरण एक विषय है, लेकिन हम देशों को देखते हैं कि उनके बीच में युद्ध होता रहता है, उस युद्ध का निपटारा नहीं होता है। हम अपने समाज में देखते हैं तो समाज में विघटन की स्थिति कभी कभी आ जाती है, कई देशों में आ जाती है। अपने समाज में, अपने परिवार में देखते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याएं दिखती हैं। अब देखिए, भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्व में अगर मैं आपको ले जाऊं जी सर। तो पहला चैप्टर में आपको पहला अध्याय दिखाता हूं और इस किताब में हर चैप्टर के पहले मैंने एक कोट एक दिया हुआ है। जी तो ये कोट है जी सर। यानी कि ये जो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट दिखला रहा हूं पहली किताब का, और उसका पहला कोट दिखला रहा हूं। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये महा उपनिषद से उद्धृत है। जी सर। ये श्लोक कहता है जी कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। जी ऐसी चेतना, तो ऐसी मनोकामना या ऐसी चेष्टा तो लघु चेतना, हल्की चेतना वाले लोगों की होती है। जी सर। जो उदार चरित्र के हैं उनके लिए तो संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब के समान है। जी और यही श्लोक हमारे संसद भवन के पटल पर भी अंकित है, जी पुराने संसद भवन और नए संसद भवन। जी सर। और इसीलिए मैंने अपने किताब के पहले पृष्ठ पर रखा। और ये भाव जो है जी वो देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे लिए एक सामाजिक चेतना है जी कि आप आपस में लड़ते रहते हैं, आप विघटन की बात करते हैं, लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए तो संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब के समान है। जी तो क्या कम से कम वो भाव हम अपने परिवार में ला सकते हैं, जी हम अपने पड़ोस में ला सकते हैं, जी सर। क्या हम अपने समाज में ला सकते हैं? विश्व की बात तो आती ही है और हमारी भारतीय नीति इसी संस्कृति पर आधारित है। जी सर। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ये तो हमारी सामाजिक नीति हुई, जी ये सामाजिक नीति का आधार क्या है? जी और आगे के चैप्टर में अगर हम देखें तो मैंने उपनिषदों पे आधारित 4 महावाक्यों का जिक्र किया है, वर्णन किया है। जी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि अयम आत्म ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, जी जैसे उपनिषदों में महावाक्य कहा गया है। जी सर। और ये हमारी आध्यात्मिक चेतना का सृजन करते हैं जी और वो हमारी संस्कृति का मूल है। जी सर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं उसी ब्रह्म का एक प्रारूप हूं। जी तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, हम सभी उसी ब्रह्म के रूप हैं। और वो ज्ञान, प्रज्ञा जो हमें इस भाव को समझने में मदद करती है वो ही ब्रह्म है। जी जब हम अपने आप को उसी ब्रह्म का रूप मानते हैं, उसी प्रकृति को ब्रह्म का रूप मानते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को एक रूप में देखते हैं, उससे अलग नहीं देखते हैं और अपना वास्तविक रूप समझने का प्रयास करते हैं, जी तो फिर मैं, मेरा, तुम, तेरा की भावना तो खत्म कोई मतलब ही नहीं रखती है। जी सर। अब तीसरी बात आप देखिए, ये मैंने आपको आध्यात्मिक चेतना जो भारतीय संस्कृति की जड़ है, जी जिसे हम मोनिज्म भी कहते हैं जी या अद्वैतवाद भी कहते हैं, उसका आपको वर्णन दिया। लेकिन हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्राकृतिक चेतना कैसे हमारी संस्कृति से आती है। जी आज हम देखें तो प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन के आई है। जी सर। हमने पैंडेमिक देखा, जी हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या बन के उभरी है। जी लेकिन जब हम भारतीय दर्शन को देखते हैं, अपनी जड़ों को देखते हैं, तो उसमें अहिंसा का वर्णन आता है। जी बौद्ध धर्म में आता है, हिंदू धर्म में आता है और जैन धर्म में तो और भी आता है। जी सर। और जैन धर्म ये कहता है कि सिर्फ अहिंसा मानव के प्रति नहीं होनी चाहिए, जी अहिंसा तो जानवरों के प्रति भी होनी चाहिए, पशु पक्षियों के प्रति होनी चाहिए, छोटे बेटे कीड़ों मकोड़ों के प्रति भी होनी चाहिए और प्रकृति के तत्वों के प्रति भी अहिंसा होनी चाहिए। जी सर। यानी कि अगर हिंसा प्रकृति के प्रति भी होती है तो भी वो हिंसा है और तो भी वो हमारी आध्यात्मिक साधना में बाधक है। जी और क्या हम ये हिंसा कर रहे हैं? क्या हम नेचर को डिग्रेड कर रहे हैं? क्या हम पॉल्यूशन कर रहे हैं? जी सर। तो प्रश्न ये है
प्रासंगिकता की, तो प्रासंगिकता तो हमारे दर्शन की, हमारी संस्कृति की, हमारे आज के समाज के हर क्षेत्र में है। और उसी को हमने इन कृतियों के माध्यम से पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हमें इस बात का बोध होता है तो क्या हम में वो अनुशासन है कि हम अपने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को, उनका अनुसरण कर सके और उसे हम समाज में आगे बढ़ा सके। सर, आपने काफी सर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बुक लिखी हुई है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बुक को लिखने के बारे में आपने कब सोचा, या फिर किस चीज ने आपको इसके लिखने के लिए मोटिवेट किया है सर? देखिए, इस किताब को लिखने के पहले भी मैंने कोई 10-12 किताबें लिखी थी। जी सर। और उनमें से एक किताब भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर भी थी, लेकिन वो सिविल सेवा की तैयारी करते हुए परिवीक्षार्थियों के लिए थी। जी। और उसको लिखते समय मुझे ऐसा लगा, और लिखने के बाद जो मुझे फीडबैक मिला, कुछ मेरे पिताजी से, ससुर से और एक अंकल से बड़ा ही अच्छा सकारात्मक फीडबैक लगा। जी। शायद उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कहा हो। जी सर। पर मैंने उसे सच माना और मैंने सोचा कि क्यों ना भाई ये एक आम लोगों के लिए भी मैं किताब लिखूं। जी सर। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे तो छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी जुड़ना चाहते हैं, और सिर्फ हमारे समाज में नहीं पर भी विश्व को हमारी संस्कृति को समझना चाहिए। जी सर। तो मैंने अपने प्रकाशकों से अनुरोध किया कि भाई मैं इस किताब को लिखना चाहता हूँ। उनका बड़ा सकारात्मक रवैया रहा। जी। और मैंने सोचा कि शायद 3 से 6 महीने या 8 महीने में मैं इस किताब को कर दूंगा। जी। पूरी तरह से। जी। लेकिन सच पूछो तो ये मेरी नादानी थी। जी। और अपने आप से मैंने ये एक समझौता किया था कि जो कुछ भी मैं लिखूंगा तो उसे पूरी तरह से समझ के, या उतना तो समझूंगा कि मैं संतुष्ट हो सकूं कि मैंने प्रयास समझने का किया विषय को। जी सर। तो 3 महीने तो मुझे एक-एक अध्याय, एक-एक चैप्टर लिखने में लग गए, जबकि इस किताब के 24 अध्याय मैंने निर्धारित किए थे। जी सर। और उसको पूरा करते करते मुझे 4.5 वर्ष से ऊपर लग गए, जिसमें करीब 1000 पन्नों की ये 3 वॉल्यूम्स में किताब है और 1700 के करीब इसमें चित्र हैं। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब इतने समय तक मुझे क्या प्रेरित करता रहा? जी सर। अगर एक लेखक की बात करूं तो उसके लिए प्रेरणा क्या होती है? उसकी कृति एक प्रेरणा होती है कि मैं कुछ कर सकूं, एक कृति, एक रचना बना सकूं। जी सर। फिर वो सोचता है कि ये रचना अच्छी हो, मुझे उससे संतोष प्राप्त हो, जी। ये पाठकों के बीच जाए, किताब सफल रहे, प्रकाशक को कुछ रेवेन्यू मिले, मुझे कोई रॉयल्टी मिले, और शायद जिसे कहते हैं थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, जिसे आप फेम कहते हैं या रिकग्निशन कहते हैं। जी। तो शुरू में ये भावना थी। लेकिन बात ये है कि अब जब सैकड़ों घंटों की बात आती है तो एक लेखक विचार करने लगता है कि मैं जब सैकड़ों घंटों लगाऊंगा तो किताब बनेगी, कब बनेगी, मैं इतने सैकड़े घंटे कहाँ से ले पाऊंगा, किताब चलेगी कि नहीं चलेगी, और मेरा सैकड़ों घंटे लगाने का प्रयोजन पूरा होगा कि नहीं होगा। और मैं तो देख सकता था कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घंटे लगेंगे। फिर एक प्रसंग आया जब बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म का अध्याय में लिख रहा था, तो उसमें बुद्ध और मारा का संवाद आता है। भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन है और वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने को हैं, और मारा जो है वो उन्हें प्रलोभन दे रहा है कि कहाँ आप इस साधना में लीन हैं, मतलब आपको ये प्रलोभन, आपको वो प्रलोभन। और भगवान बुद्ध उसे समझाते हैं कि देखो, मैं अपने डिजायर्स, अपने इच्छाओं पर मैं नियंत्रण या जीत पा चुका हूं, मुझे इन प्रलोभनों का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये भौतिक संपदा का कोई अर्थ नहीं है, मुझे काम से कोई प्रलोभन नहीं है। और फिर वो कहते हैं यश, उसकी तो मुझे कामना ही नहीं है। और तब जाके मुझे कहीं लगा कि जब भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति, जिसे 2500 सालों में हर संस्कृति में जाना जाता है, उनके लिए भी यश का कोई अर्थ नहीं है, तो यश हमारे लिए क्या प्रयोजन हो सकता है क्या? फिर भगवान बुद्ध ने धर्म का प्रचार क्यों किया? और आगे बात उनकी कहानी में आती है कि जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वो वाराणसी में गए, सारनाथ गए,
और उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन का पहला अपना उपदेश दिया अपने उन 5 शिष्यों को जो उन्हें छोड़ के जा चुके थे। जी तो इस भाव से दिया कि मैं समाज को, लोगों को, उस धर्म को, उस ज्ञान को बता सकूं ताकि वो अपने जीवन में भी उसे धारण कर सके और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। जी हम अपने जीवन में कई बातें कुछ पाने की भावना से करते हैं और भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जी सर। पर कुछ बातें भी ऐसी हैं कुछ देने की भावना से हम करें। जी और जब ये भाव थोड़ा सा मेरे मन में आया जी तो फिर समय एक बाधा नहीं रही, जी क्योंकि फिर यहाँ पर नुकसान का कोई तो प्रश्न ही नहीं था, जी सर। क्योंकि मैं तो दे रहा हूं। जी तो भाव ने मुझे मदद की कि मैं 4,500 या 5,000 या शायद उससे ज्यादा घंटे मैं इस प्रोजेक्ट को दे पाया। तो उसने मुझे प्रोत्साहित किया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, भारतीय संस्कृति के न जाने कितने अनछुए पहलू मिले जी जिन्होंने हर हर स्टेज पर, हर मुकाम पर मुझे प्रोत्साहित किया। जी सर। तो शायद जो पाठक हैं वो भी अगर इसे पढ़ें तो उन्हें भी जीवन में प्रोत्साहन मिलेगा। जी सर। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि सर इन बुक्स के अंदर आपने 1700 लगभग फिगर्स ऐड किए हुए हैं सर, जिनमें से कुछ फिगर्स सर आपने इंडिविजुअली सर कलेक्ट किए हैं। तो सर उन फिगर्स को आपने किस तरीके से कलेक्ट किया या फिर उसमें आपको कलेक्ट करने में क्या बाधा आपको लगी? जब इस किताब को हम लोगों ने और प्रकाशकों ने सोचा था तो हम जी सिर्फ इसे एक लिखित टेक्स्ट के बारे में ये किताब नहीं बनाना चाहते थे, जी क्योंकि संस्कृति की कैसे ऐसे कई पहलू हैं। जी जैसे कहा जाता है ना, पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स। जी सर। तो अगर मैं एक मूर्ति कला का उदाहरण देता हूं और उसे मैं उसका वर्णन करता हूं उसके बजाय या उसके साथ मैं उस चित्र को डालता हूं, जी तो पाठकों को उस विषय को समझने में कहीं अधिक सुविधा जी सर। होती है। और ये भी बात ध्यान योग्य है कि चित्र हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं। जी सर। कई बार तो ये होता है, मुझे भी ध्यान आता है कि मैं किसी कक्षा के किसी किताब में कोई संदर्भ आया था तो किस चित्र के बगल में था, जी और वो हमारे मानस पटल पर बना रहता है। इसलिए चित्र एक महत्वपूर्ण अंग है इस किताब का। जी सर। अब प्रश्न है कि भाई कैसे इन चित्रों का मैंने संकलन किया। जी तो जब से डिजिटल कैमरा आया, जी मैं जहां जाता था तो मैं वहां पर चित्र लेता था। जी पहले तो उसके सब्जेक्ट परिवार होता था, लेकिन कुछ समय के बाद जो बच्चे वो भी बोर हो गए, पिता पापा आप इतने सारे फोटो हमारे लेते, हम नहीं आपके सामने कैमरे के सामने खड़े होंगे। जी फिर क्या था भाई, फिर तो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, नेचर है, प्रकृति है, पैनोरामा है, उनका फोटो खींचते थे। जी सर। इस प्रकार से एक अच्छा संकलन मेरे पास वर्षों का उपलब्ध था, जी सर। लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। पिछले 5 सालों में मैंने दिल्ली में तो फोटो खींचने के लिए मैं कई बार अलग अलग पार्कों में गया, जी हुमायूं के मकबरे में गया, लोधी गार्डन में गया, कुतुब मीनार में गया, पुराने किले में गया, नए किले में गया और विजय चौक पर गया। लेकिन इसके अलावा भी मैं जहां भी जाता था जी मैं देखता था कि अगर मुझे मेरे पास 1 घंटे का समय है अपने कार्य के बाद में, तो शायद मैं कुछ फोटो खींच सकूं, मैं कोई म्यूजियम में जा सकूं, मैं कुछ सीख सकूं। जी तो ये एक रहा। इसके साथ मैंने कई सारे सरकारी संस्थाओं को संपर्क किया, उन्हें निवेदन किया, जी टूरिज्म विभागों को लिखा और उनसे मुझे फोटो प्राप्त हुए। जी उसके अलावा विकिपीडिया पर भी जो फोटोज कॉपीराइट फ्री थे, शेयर अलाइक मार्क थे, उनमें से कुछ फोटो मैंने चित्रों को संकलित किया और उनको हमने अपनी किताब के अंत में भी उनका विवरण दिया हुआ है जी कि भाई ये फोटोज जो हैं विकिपीडिया से लिए गए हैं, ये जैसा आप देख सकते हैं। और हर चित्र के नीचे में वो फोटो मेरे द्वारा लिया गया है या फिर वो किसी के द्वारा प्राप्त है जी या फिर ये विकिपीडिया से लिया गया है, ये ऐसा दिया गया है। पर हाँ, ये अवश्य कहूंगा कि इसमें अधिकांश फोटो मेरे द्वारा लिए हुए हैं। जी सर। सर आप एक IRS ऑफिसर हैं सर, आपका डेली सर जो रूटीन होता है काफी बिजी होता है, बट सर उसके बावजूद सर आपने इतने अच्छे से इस बुक को लिखा, आपने बड़ी रुचि के साथ इस बुक को लिखा हुआ है, तो सर आप इसके लिए टाइम कैसे निकालते थे? पहले तो धन्यवाद, आपने कहा कि ये किताब बड़ी अच्छे से लिखी गई है। जी सर। तो हाँ, मैंने प्रयास किया कि मैं जितना कर सकता हूँ, जी जितने अच्छे से इस किताब को लिख सकता हूँ मैं लिखूं।
समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अब सभी के लिए तो देखिए 24 घंटे ही समय होते हैं बिल्कुल सर। और प्राथमिकता हमारी जो है सरकारी सेवा में होने के कारण कि सबसे पहले तो उस सेवा में अपना समय देना है, जी उसके बाद परिवार के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, जी उसके बाद जो समय बचता है जी उसमें जो कुछ भी हम और कर सके वो हमें समय निकालना होता है। तो मेरा प्रयास ये होता था कि आ, मैं हर दिन जी 2 घंटे समय निकालूं, या तो मैं 7 बजे से 9 बजे या 9 बजे से 11 बजे किस जी समय मैं ऑफिस में आता हूं, और सप्ताह के अंत में शनिवार रविवार को 4 से 5 घंटे निकालूं। जी इस तरह से हर हफ्ते में मैं करीब 20 घंटे समय निकालने का प्रयास करता था, जी और एक साल में कोई 1000 घंटों से अधिक ही मैंने समय लगाया होगा। जी सर। तो अनुशासन तो बनाए रखना होता है। जी अब सफलता अगर की बात करूं तो मैंने एक टेडेक्स टॉक भी दिया था, जी और जिसमें मैंने 5 बिंदुओं का जिक्र किया था। जी पहला जो था वो था भाव, दूसरा है ज्ञान, तीसरा कर्म, लेकिन मैंने अनुशासन पर अधिक महत्व दिया, जी और अंतिम भाव होता है देने का भाव। तो जी ये 5 तत्व हैं। तो अनुशासन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी चीज में सफल होने के लिए। जी सर। सर जब आप इन बुक्स को लिख रहे थे सर, उस दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हुए? देखिए चुनौतियां तो कई आती हैं। जी सबसे पहले तो चुनौती ये थी कि अ, समय कैसे निकलेगा। जी सर। दूसरी, वो उसका जिक्र तो हमने पहले भी किया। जी दूसरी चुनौती थी कि विषय इतना व्यापक था जी कि मैं सतत रूप से इस कार्य पे लगा रह पाऊंगा और इस कार्य को संपन्न कर पाऊंगा, ये भी एक चुनौती थी। जी सर। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मन में द्वंद्व उत्पन्न होते थे। लगता था कभी कि इस काम को मैं समाप्त करूं, रख दूं, छोड़ूं, लेकिन जब काम उठाया था तो करना था। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किससे गाइडेंस लेनी है, वो भी चुनौतियां थी। जी कहां पर जाना है। अब कई बार तो ये होता था कि पूरे दिन के कई घंटे लगाने के बाद मैं खुद से मैन्युस्क्रिप्ट टाइप जी करता था, तो एक पैराग्राफ ही टाइप कर पाता था। टाइपिंग जी स्पीड भी बहुत अधिक नहीं थी। जी धीरे धीरे थोड़ी टाइपिंग स्पीड बढ़ी, जी तो सर। वो भी एक चुनौती थी। पहले की किताबें तो मैं हाथ से लिखता था और फिर मैं किसी को देता था कि जी भाई आप इसे टाइप टाइप कर दें, लेकिन वो काम शुरू किया था जब पैंडेमिक प्रारंभ हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही करूंगा इसे। तो ये भी जी एक चुनौती थी। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ से पढ़ना है, चुनौतियां तो सभी रहती हैं। जी पर जो मैंने आपको पहले भी बात कही कि स्वयं का अनुशासन बनाना और उस भाव पर बने रहना, जी यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अगर हम इस बाधा को पार कर लेते हैं तो कार्य अवश्य संपन्न होता है। जी सर। सर चूंकि आपके पास इंडियन कल्चर का काफ़ी सर गहन नॉलेज है, तो सर हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि सर हमारा अगर मॉडर्न वर्ल्ड जो है, अगर हमारे एंशिएंट कल्चर या फिर मेडिवल या फिर मॉडर्न कल्चर से कुछ सीखना चाहे, तो सर क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीख सकता है? बहुत सारी बातें हैं जी जो हम सीख सकते हैं अपनी भारतीय संस्कृति से। जी कुछ बातों का तो मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है बिल्कुल सर। कि भाई हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, और जिसमें मैंने आपको उदार चरितानु वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। जी लेकिन अगर मैं संस्कृति को देखूं तो हमारी संस्कृति की विशेषता रही है सार्वभौमिकता, यानी कि एक यूनिवर्सैलिटी, जी और जिसको हम कहते हैं समावेशिता, यानी कि इंक्लूसिवनेस। जी ये सर। 2 बड़ी विशेषता रही है। जी और इसके अलावा हमारी तीसरी विशेषता रही है कि हमारी संस्कृति चलायमान रही है, यानी कि डायनेमिक संस्कृति रही है। यह एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसमें कि समय के अनुसार, मौसम के अनुसार से बदलाव आप देखते हैं। जी जड़ें वही हैं, वो धरती के नीचे हैं, जी सर। वो जमी हुई हैं, जी लेकिन उस पर जो पत्ते लगे हुए हैं उनका कभी रंग बदलता है, उनमें जो फूल उठते हैं वो उनका रंग बदलता है। जी और समय के साथ बदलना अनुचित नहीं नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना जी बिल्कुल ही अनुचित है। जी सर। तो हमें अपनी जड़ों पर ध्यान बनाए रखना है। हमारी जो ओरिजिनलिटी है जी उस पर हमें ध्यान रखना है। नई हवाएं चलेंगी, टेक्नोलॉजी आएगा, समाज का प्रारूप बदलेगा, समय बदलेगा,
उसके हिसाब से हम बदलते रहेंगे। जी, जिसे हम टेंजिबल एलिमेंट ऑफ कल्चर कहते हैं, जी, वो बदलता है। हम किस प्रकार से वेशभूषा पहनते हैं वो अलग है, वो जी। समय के साथ बदलता है। हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, वो भी बदलती है। जी सर। प्राचीन काल में हम संस्कृत बोलते थे, अभी हिंदी में हम बात कर रहे हैं। जी, और खड़ी बोली तो आप देखिए तो 400-500 साल पहले ही आई, ब्रजभाषा या अन्य भाषाओं से आई। जी, तो जो टेंजिबल एलिमेंट है वो बदलता रहता है। कुछ इनटेंजिबल एलिमेंट भी बनते हैं, पर कुछ ऐसे एंड्योरिंग एलिमेंट है, शाश्वत है, जी, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी इंक्लूसिबिलिटी है, हमारी यूनिवर्सलिटी है, हमारे जो कनेक्ट विद द सुप्रीम है, जो हम मोनिज्म की बात करते हैं, अद्वैतवाद क्यों कहते हैं, जो कि गहरी जड़ों में उतरी हुई है, जी, वो शाश्वत है जी, और वो बड़ी ही यूनिक है। जी, उसके अलावा ये भी बात है कि हमारी संस्कृति में सिंबॉलिज्म है। जी, हमें सिर्फ उसे एक बाहरी सतह पे कर्णप्रिय संगीत के रूप में या बट बहुत अच्छा दिखने वाले चित्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, जी, उसमें गहराई है। जी सर। तो ये कुछ पहलू हैं हमारी संस्कृति के जो बड़े ही यूनिक है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। जी सर। सर वैसे तो जो बुक्स होती हैं उन सबको पढ़नी चाहिए, इंडियन कल्चर सबको जानना चाहिए। बट सर आपके अनुसार आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बुक्स लिखी हुई है, आपने काफी टाइम दिया हुआ है इस पे, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो बुक्स हैं ये किन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, किनको इस बुक को ज्यादा पढ़ना चाहिए? देखिए, ये किताब जो लिखी गई है ये जी, आम पाठक से लेके सभी के लिए लिखी गई है। जी, भले वो स्कूल जाते हुए बच्चे हों, जी, वृद्ध हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, जी, जो लोग घर में रहते हैं, जिनके पास समय है। क्योंकि संस्कृति तो एक ऐसा विषय है जी, जो कि हमारे रोजमर्रा की जीवन से जुड़ा हुआ है। जी, अगर आप इसमें पहला ही डेडिकेशन देखें जी, तो मैं लिखता हूं डेडिकेटेड टू माँ, पापा, भैया, गरिमा, प्रांशु एंड प्रभा, फॉर फैमिली इज द फाउंटेन हेड ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर। यानी कि मैं सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने परिवार को इस किताब को समर्पित कर रहा हूं, जी, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो सबसे पहले उत्पन्न होती है हमारे पारिवारिक संस्कृति से जी, और वहीं पर वो बनती है। जी, पारिवारिक संस्कृति जो है वो सामाजिक संस्कृति से इन्फ्लुएंस होती है जी, और सामाजिक संस्कृति देश की संस्कृति से, क्षेत्र की संस्कृति से और विश्व की संस्कृति से इन्फ्लुएंस होता है। जी सर। तो हमारा प्रयास ये है कि भाई यह किताब सभी के लिए है। जी, अब आपने कहा कि भाई इसमें विशेष क्या है, जी, तो कुछ बातें तो मैंने बताई जी कि सर। इसमें भारतीय संस्कृति के हर पहलू का वर्णन दिया गया है। जी, भले वो हमारा ज्ञान हो, अध्यात्म हो, जी, लेकिन अगर हम आधुनिक काल की बात करें कि जी। जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है, रुचिकर होती है, जी, तो उसमें भारतीय सिनेमा को भी उतना महत्व दिया गया है जी, और पूरा एक अध्याय, एक चैप्टर है जो भारतीय सिनेमा पर है, जिसमें कि जो मॉडर्न कमर्शियल हिट्स हैं उनके बारे में भी कहा गया है, जी सर। जो मॉडर्न अभिनेता है उनके बारे में भी कहा गया है। जी, अगर मोहनजोदारो की सभ्यता और हड़प्पन सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में कहा गया है, जी, तो आज की आधुनिक लोक संस्कृति के बारे में, भले वो मधुबनी पेंटिंग्स हो या भले वो हमारी लोक संगीत हो जिसमें इतनी मिठास होती है, जी, उसके बारे में भी कहा गया है। जी, अगर मैं मध्यकालीन युग की बात करूं तो महलों का चित्र है और वहां के इमारतों का चित्र है, जी, जिसको हम देखने जयपुर जाते हैं या ताजमहल को देखने जाते हैं जी, या बड़े बड़े अलग अलग हम किलों को देखने जाते हैं, जी, उनका चित्र है। तो आज के आधुनिक इमारतों का भी चित्र है। जी सर। साथ साथ इसकी संरचना की कुछ अलग विशेषता है कि अगर हम अध्याय चैप्टर को देखें तो इसका प्रारंभ एक कोट से होता है। जी, उसके बाद हम एक चित्र देते हैं जिसे हम लीड इमेज कहते हैं। जी सर। और ये लीड इमेज जो है, आप देख सकते हैं कि इस लीड इमेज में हम एक सिंबॉलिज्म है कि वो किस चीज को दर्शा रहा है। जी, लेकिन इसके अलावा एक थंबनेल इमेज भी है। हमने इस स्थान को भी उपयोग किया है हर पेज के पृष्ठ के नीचे में, और थंबनेल इमेज जो है वो भी कुछ सिंबॉलिज्म कैरी करता है, वो भी कुछ संकेत देता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जी, तो ऐसे 24 अध्याय हैं जिसमें कि इमेजेस दिए गए हैं। जी, कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसके अंत में हमने एक चैप्टर गैलरी दी हुई है। जी, अब जैसे कि मैं आपको छठा चैप्टर दिखलाता हूं जिसमें कि मैं तीसरा चैप्टर दिखलाता हूं जिसमें कि हिंदू दूसरा,
दर्शन के बारे में बताया गया है। तो इसमें कई प्रकार के हिंदुओं के स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये चैप्टर ओपनिंग का स्कल्पचर है जी जो कि भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है। जी और अगर मैं इस चैप्टर के अंत में आता हूं तो ये चैप्टर के अंत में आप देख सकते हैं कि ये एक पिक्चर गैलरी है जी और इस पिक्चर गैलरी में ईश्वर के अलग अलग जो स्कल्पचर्स हैं उनके अलग अलग रूपों को दिखलाया गया है। जी सर। तो कहीं पर ब्रह्मा का है, किस प्रकार के स्कल्पचर्स हैं 1000, 1000, 1500 साल में, कहीं भगवान विष्णु का है जी और इसी प्रकार से इन्हें डाला गया है। जी इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कुछ और भी विशेषताएं हैं कि इसमें बॉक्सेस में कुछ टेक्स्ट को दिया गया है, जी यानी कि जो मूल धारा अध्याय की चली आ रही है जी। उसमें से कुछ ऐसे विषय हैं जो उभर के सामने आते हैं। जी उदाहरण तौर पे मैं कहूं कि अगर भारतीय सिनेमा की बात करते हैं जी तो उसमें हम किस प्रकार से अलग अलग दशकों में भारतीय सिनेमा का स्वरूप जो है बदलता रहता है। जी और 60-70 के दशक में आते हैं तो एक प्रचलन आता था पैरेलल सिनेमा का, जी तो मैंने उसे इनसाइड बॉक्स में दिया गया है। और अगर सत्यजीत राय की नहीं बात की जाए तो हमारी तो भारतीय सिनेमा की कहानी अधूरी रहेगी, तो उसको भी एक इनसाइड बॉक्स में अलग से दिया गया है। जी सर। तो इस प्रकार से कुछ अलग प्रयोग किए गए हैं ताकि इस विषय को एक रोचक ढंग से हम पाठकों के सामने, खास करके जो युवा पाठक है उनके जी। सामने रख सकें। जी सर। सर वैसे तो सर मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, पर सर मुझे जो वास्तव में आपने जो बुक्स के बारे में बताया, जो मुझे लगा सर, ये लगा सर इस बुक में इम्पोर्टेंट ये है कि सर आपने इसके अंदर सर पूरा सर फिगर्स से ऐड किया हुआ है, जो कि बाकी बिल्कुल। बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। जी तो फिगर्स के माध्यम से हमें समझना किसी टॉपिक को बहुत आसान हो जाता है सर, बिल्कुल। इसलिए ये बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा ये कि आपने ग्रंथों से भी बहुत से कोट्स लिए हुए हैं इसके अंदर, जी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सबको जानना चाहिए, जो कि इस बुक के माध्यम से हम सब जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इन बुक्स को पढ़ते हैं तो हम अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि कल्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है, सबको कल्चर को जानना चाहिए। अगर हम कल्चर को ही नहीं जानेंगे तो जी सर हम कुछ नहीं जान सकते हैं। तो ये जो बुक है सर, मैं अपनी तरफ से सर मैं इसके लिए काफी प्रशंसा करूंगा और धन्यवाद। मैं इसको जाके घर पे पढ़ूंगा भी। जरूर। मैं एक बार चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन बुक्स को पढ़ें, ताकि उनको पता चले कि हमारा कल्चर कैसा था, हम उसको कैसा ले जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होगी। और जब आप ऐसे बुक्स को पढ़ेंगे, इस तरीके से बुक्स को डिजाइन किया गया है काफी अच्छे से, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में भी आएगा। तो सर ने जो एफर्ट किए हुए हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। हम सभी को अपने कल्चर को लेकर काफी अवेयर होना चाहिए। और अगर आप अवेयरनेस के लिए इन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से जाके इस बुक को पढ़िएगा। बाकी सर आपने इतना अच्छा एफर्ट किया, आपने इतने अच्छे से बुक्स को लिखा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। अंतिम बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जी। कि देखिए, खास करके हमारे देश के युवाओं के प्रति, मेरे भाई जी। बंधुओं के प्रति, जी कि हमें अपनी संस्कृति में गौरव का आभास होना चाहिए। कभी जी। भी हम अपनी संस्कृति को, किसी भी प्रकार की संस्कृति को एक हीनता के भाव से ना देखें। जी जिस संस्कृति के तत्व को आपको लगता है कि अनुचित है, आप उसे जी। त्यागना चाहें त्यागें, पर इस बात का हमेशा आभास रहे कि यह संस्कृति हमारी विरासत है। जी। धन्यवाद। सर हम आपसे गुजारिश लास्ट में और करेंगे, क्योंकि सर हमने काफी चीजें सर बात किया, बट सर जो यूपीएससी एस्पिरेंट हो भी इस वीडियो को देख बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल तो सर हम आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे। बिल्कुल। तो सर आप कुछ टिप्स दीजिए एस्पिरेंट को। देखिए, संस्कृति का जो विषय है यूपीएससी सेगमेंट के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है जी और ये काफी विस्तृत भी है और समय अनुसार के साथ काफी सवाल इस पर आते हैं। जी तो अगर आपके पास समय है, ये कोई 1000 पन्नों की किताब है, आप तैयारी कर रहे हैं, जी तो इस किताब को आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए तो जरूर पढ़ें। जी पहली बात तो है। और आपके पास समय है तो इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जी ये आपके लिए मददगार साबित होगी। जी जो अमूमन तैयारी यूपीएससी के बच्चे करते हैं, जी उनके लिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को आप फोकस्ड रखें, जी यानी कि आप समय पर ध्यान दें। जी जो विषय आपको पढ़ना है उस पर इस बात को ध्यान दें कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या महत्वपूर्ण है। जी इस बात पे भी ध्यान दें कि आज समसामयिक विषय क्या है जी और वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और भी कुछ बातें अगर आप बताने की अनुमति दें तो ये जी सर बताऊं बिल्कुल।
कि बच्चों को नोट्स लिखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। जी वो लिख के अपना अवश्य अनुशासन रखें लिखने का। साथ साथ ये भी रखें कि जब एक बार वो अपना नोट्स बनाते हैं तो अपने नोट्स को छोटे छोटे संकलन के माध्यम में भी बनाएं, ताकि जब वो रिवीजन कर रहे हैं जी परीक्षा के पहले, भले वो संस्कृति का विषय हो या कोई और भी विषय हो, जी तो वो उसे रिवाइज सहूलियत के साथ कर सके। जी क्योंकि जो विषय आप रिवाइज करके परीक्षा में जाते हैं, जी आप उसी विषय पर सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे पाते हैं। जी सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, हम सबके साथ बातचीत किया, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने आपको सुना होगा उन्हें भी बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो सर, हम आपसे को दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे धन्यवाद, कि आपने अपना धन्यवाद आप बहुमूल्य सबका। समय दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जो कुछ सर ने बताया, जो कुछ सर ने हमें समझाया, वो आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।